हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस का अगला लेक्चर, लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर में सबसे पहले हम लोग रिवाइज कर लें, है ना। और रिवाइज करने मतलब डेफिनेशन सबको ऐसे इससे पीछे वाले लेक्चर, लेक्चर नंबर 2 में हम पहले ही कर चुके हैं, कल के लेक्चर में, है ना। उसमें हम आपको बताए थे कोई भी दिए गए मैट्रिसेस को, दिए गए मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कब बोलेंगे, रो मैट्रिक्स कब बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कब बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कब बोलेंगे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब बोलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ हम लिख ले तो ज्यादा बढ़िया होगा। जैसे मान लीजिए A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म हम लिख रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको बताए थे इस मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कब कहते हैं, रो मैट्रिक्स कब कहेंगे। रो मैट्रिक्स तब कहेंगे जब इसमें एक ही रो होगा, मतलब m का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। देन ये हो जाएगा रो मैट्रिक्स। समझ में आया। नंबर 2 में कॉलम मैट्रिक्स के लिए, इसमें कॉलम का संख्या यदि 1 हो जाएगा तो कॉलम मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए m इज इक्वल टू n होना पड़ेगा, नहीं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए m n के बराबर नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम बताए थे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी या यूनिट बोल सकते हैं, ओ, और यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बारे में बताए थे सबसे पहले इस मैट्रिक्स को क्या होना जरूरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है बच्चा लोग। स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए देख लिए m इज इक्वल टू n होना चाहिए एंड, और इसका जो एलिमेंट है ना ए आई जे, उसमें देखिए क्या झोल है कि जहां पर i इज इक्वल टू जे रहेगा वहां का एलिमेंट 1 होगा, जहां पर i j के इक्वल नहीं होगा वहां का एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा। ये बी नंबर में नहीं। आप चाहें तो फिर से यहां से रिमार्क कर सकते हैं इसी चीज को, दोहरा देते हैं ताकि सही रहेगा। और इसमें ही हम यहां लिख सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। आप बोल सकते हैं इतना ही से टू बी रो इफ m इज इक्वल टू n, इतना ही से टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ n इज इक्वल टू 1, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहां तक हो गया है, नहीं। अब हम बोल सकते हैं ना मैट्रिक्स इतना ही से टू बी डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स। तो क्या कंडीशन है, देखिए डायगोनल, अच्छा हम लिखा देते हैं इसे डायगोनल के लिए। डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए आपको बता देते हैं सबसे पहले इसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा बच्चा लोग, मतलब m इज इक्वल टू n। अब समझ में आया क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। और उसके बाद इसका जो एलिमेंट होगा ना वो देखिए क्या होगा, एनी रियल नंबर इफ i इज इक्वल टू j, यदि i जहां j के इक्वल होगा ना वहां कोई भी रियल नंबर हम लोग यूज कर सकते हैं। और जब i क्या होगा, j के इक्वल नहीं होगा, देन वहां का एलिमेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स देखिए किसे कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स को भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा एंड। और उसके बाद इसका जो एलिमेंट होगा ना, बस यही चीज समझिएगा, इसमें क्या हो जाएगा, जहां पर i इज इक्वल टू जे होगा वहां का एलिमेंट मान लीजिए k होगा। k का मतलब पूरा पूरी विकर्ण वाला एलिमेंट हमेशा कांस्टेंट होगा। इसमें क्या होगा, विकर्ण वाला एलिमेंट कांस्टेंट कुछ भी रह सकता है। जैसे चलिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ समझा देते हैं आपको, थोड़ा सा हो सकता है। जैसे 2003 इस प्रकार से भी रह सकता है मैट्रिक्स। फिर यहाँ देखिए 200013 004 दिख रहा है। डायगोनल एलिमेंट नॉन, ये मतलब नॉन जीरो नहीं बोल सकते हैं, ठीक है क्या। अरे रे, मतलब डायगोनल के ऊपर, विकर्ण के ऊपर का एलिमेंट पूरा 0 हो जाए, विकर्ण के नीचे का ऑल एलिमेंट कितना होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। ये सब डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा।
अच्छा ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा क्या? अच्छा यूनिट मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है, बिल्कुल है। रियल नंबर में एनी रियल नंबर मींस वन भी रियल नंबर आता है, यहाँ भी वन रियल नंबर आ जाएगा। फिर आप कहोगे ये वाला चलो 4 ले लेते हैं, 0 4 0 0 0 4। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? बिल्कुल है बेटा, ठीक है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है क्या? यहाँ देखो, अब स्केलर मैट्रिक्स समझते हैं, जब आई जे के बराबर नहीं होगा वहां का एलिमेंट जीरो हो जाएगा, जैसे हाँ, लेकिन ये कहना चाहता है कि डायगोनल एलिमेंट जैसे यहाँ दिख रहा है सेम है। सेम कहने का मतलब यहाँ फोर, यहाँ फोर, यहाँ फोर है। वही चीज ये भी बता रहा है क्या कि डायगोनल का जो एलिमेंट होना चाहिए ना, सेम नंबर होना चाहिए, कांस्टेंट। अब ये नहीं कि अपने मन से यहाँ फोर है यहाँ थ्री दे देंगे, फिर डायगोनल मैट्रिक्स नहीं, स्केलर मैट्रिक्स होगा ही नहीं। 6 3 और 6 स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए भी बच्चा लोग, ठीक है, डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, बट डायगोनल एलिमेंट जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक है। फिर यहां देखिए, -3 0 0 0 -3 0 0 0 -3 0 0 0 0 -3। और आप यहां से समझ गए होंगे ये स्केलर मैट्रिक्स होगा, मतलब इसके डायगोनल के, मतलब इसमें क्या होगा स्केलर मैट्रिक्स में? डायगोनल एलिमेंट सेम होगा, विकर्ण एलिमेंट, इसको विकर्ण बोलते हैं, मुख्य विकर्ण बोलते हैं। और इसके नीचे का एलिमेंट जीरो और ऊपर का एलिमेंट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स को देखिए हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं, ठीक है। एन ऑर्डर के डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग नोट में यहां लिख देते हैं। डीआईजे कर लीजिए, A11 A22 A33 डॉट डॉट ANN, ये भी है ना। डायगोनल मैट्रिक्स का सिंबल है, जब इसको आप खोलेंगे तो यहाँ का एलिमेंट क्या होगा? डिफरेंट कर देंगे, या सेम भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिफरेंट ही रखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जब सेम रख देंगे तो एक स्पेशल केस में आ जाएगा ये। और उस केस में यदि आ जाएगा तो उस मैट्रिक्स का भी नाम हम लोग यहाँ स्पेशली यहाँ रख ही लिए हैं, जिसका नाम है स्केलर मैट्रिक्स। बात आ रही है समझ में? सबसे पहले चलिए फिर से एक बार आप ये डेफिनेशन रीअरेंज कर सकते हैं, ठीक है, अच्छे से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, बट मुझे नहीं लग रहा है कि आपको ऐसे भी आप लिख लेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ये मैट्रिक्स दिख रहा है, ये रो तब कहलाएगा जब m इज इक्वल टू एन होगा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं, जब n इज इक्वल टू 1 होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में जब m इज इक्वल टू n होगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। चाहे तो हम यहाँ एक चीज कर लेते हैं, यहाँ हम इसको पहले लिख करके इसी चीज को थोड़ा सा, यदि आप कॉपी करना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए, इतना इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ रो होने के लिए m का वैल्यू 1 होना चाहिए, ठीक है, ज्यादा बढ़िया रहेगा। कॉलम मैट्रिक्स इफ n इज इक्वल टू 1, दिख रहा है ना? स्क्वायर मैट्रिक्स इज इफ m is equal to n, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ m does not equal to n। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहले तो स्क्वायर होना जरूरी है, उसके बाद फिर आइडेंटिटी के लिए हम आपको बता दिए ना डायगोनल, ये जहां पर आई जे के इक्वल होता है ना, जैसे यहाँ देखो, यहाँ ये है A11 A22 A33, A11 A22 A33 A44। मैट्रिक्स में जिस जगह का एलिमेंट है ना, जैसे जहां का रो नंबर कॉलम नंबर के इक्वल होगा, ठीक है, वो हमेशा डायगोनल पे वो एलिमेंट लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हो आइडेंटिटी में भी डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट हमेशा जीरो, नॉन डायगोनल नहीं, डायगोनल एलिमेंट हमेशा वन, और नॉन डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या होगा? नॉन डायगोनल मतलब जो विकर्ण में नहीं आएगा वो हमेशा जीरो आ जाएगा। ये तीनों एक ही खेत की मूली है, समझ में आया कि नहीं? स्पेशल में आ गया। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, पढ़ेंगे डायगोनल, पढ़ लिए डायगोनल, समझ में आ गया, डायगोनल में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट आपको यदि यहाँ पर एक चीज समझना है, यदि आपके दिमाग में ये चीज आ सकता है यहाँ और यहाँ जीरो रह सकता है क्या? बिल्कुल रह सकता है। इसके ऊपर बात नहीं किया, ऐसा कभी नहीं बोला कि डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। देख लो यहाँ पर एनी रियल नंबर लिखा हुआ है बच्चा लोग, एनी रियल नंबर में जीरो भी आता है, ठीक है। बात आ रही समझ में? एनी रियल नंबर में जीरो भी आता है, मेरा मन करेगा तो हम लिख ही सकते हैं, बट डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट, जैसे यहाँ देखिए जीरो नहीं भी हुआ है, हो भी सकता था, ठीक है, बट यहाँ डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट और नीचे का एलिमेंट तो हमेशा ही जीरो होना चाहिए।
बात आ रही है समझ में? ये हमेशा जीरो होना चाहिए, ये हमेशा जीरो होना चाहिए, इसके नीचे का और ऊपर का एलिमेंट हमेशा क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, इसके भी नीचे का ऊपर का एलिमेंट हमेशा जीरो होना चाहिए। समझ में आया क्या? तो चलिए अब थोड़ा सा आपको नाम लिखना है, ठीक है, कौन सा स्केलर मैट्रिक्स है, कौन सा यूनिट मैट्रिक्स है और कौन सा डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है क्या? उसका नाम आपको लिख करके यहाँ बताना है। हम यहाँ 3 मैट्रिक्स लिख रहे हैं, पहले समझ में आया ये चीज अच्छे से? इस मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स तब कहेंगे जब रो मतलब टोटल रो का संख्या 1 होगा। कॉलम मैट्रिक्स तब बोलेंगे जब इस मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए रो कॉलम बराबर होना चाहिए, जितना रो उतना ही कॉलम होना चाहिए। रेक्टेंगुलर होने के लिए रो कॉलम के बराबर नहीं होना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले इस गिवन मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। आइडेंटिटी के लिए भी, स्केलर के लिए भी, डायगोनल के लिए भी, ठीक है ना? और स्क्वायर होना जरूरी है। और एलिमेंट कैसे डिफाइंड होगा? डायगोनल एलिमेंट हमेशा 1 होगा और नॉन डायगोनल हमेशा 0 होगा। यहां देखो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए डायगोनल एलिमेंट हमेशा कोई भी रियल नंबर रह सकता है, ठीक है, लेकिन नॉन डायगोनल हमेशा 0। और इसके लिए स्केलर के लिए क्या होगा? अब के बारे में कभी ये नहीं यहाँ बोला गया है कि नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो भी रह सकता है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है ना? तो यहाँ इसके लिए भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, जहां पर आई जे के बराबर होगा, उसको हम लोग बोलते हैं विकर्ण वाला एलिमेंट, ठीक है क्या? तो विकर्ण का ही इंग्लिश मीनिंग होता है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल होता है, ठीक है। तो डायगोनल हमेशा एक कांस्टेंट होना चाहिए और नॉन डायगोनल क्या होना चाहिए? हमेशा 0, ठीक है। चलिए अब जैसे देखिए यहां ले लेते हैं 2 0 0 0 2 0 0 0 2। नाम लिखना है इसका। राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग ठीक है। अब देखो ये दिख रहा है क्या? सबसे पहले तो ये देखेंगे, ये डायगोनल एलिमेंट है, ये भी डायगोनल है, ठीक है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट है, ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल एलिमेंट है, ये भी डायगोनल मतलब विकर्ण एलिमेंट है, ठीक है क्या? तो सबसे पहले देखो जितना भी अभी आपको डेफिनेशन पढ़ाए हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स, उसके बाद फिर यूनिट मैट्रिक्स, सबके बारे में आप पहचानते हैं। इसके लिए डायगोनल के ऊपर का और नीचे का एलिमेंट 0 होना चाहिए और डायगोनल पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो सबसे पहले आप देख लो, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और इसके डायगोनल के ऊपर का नीचे का एलिमेंट 0 0 है। इसका मतलब ये सबसे पहले इसको हम लोग देखने के साथ डायगोनल मैट्रिक्स भी कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे और भी कुछ कर सकते हैं क्या? इसको स्केलर भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देख लो यहाँ पर दिख रहा है ना, ये सेम चीज है यहाँ पर, तो ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया। नहीं, अब इस पर आप आ जाओ, ये केवल डायगोनल मैट्रिक्स है।
नहीं, ये केवल डायगोनल मैट्रिक्स है बच्चा लोग। अच्छा, ये भी केवल डायगोनल है। स्केलर होने के लिए ये सबको एक सेम होना पड़ेगा, ये सबको सेम टाइप का एलिमेंट यहाँ मेरे को पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको देखो, इसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। यूनिट मैट्रिक्स बोल नहीं सकते हैं, बोलते हैं एक्चुअली ये यूनिट मैट्रिक्स ही है। डायगोनल पे थोड़ा सा डाउट भी है कि हाँ जीरो भी हो सकता है, बट यूनिट के लिए सीधा से दिया, इसका कहना ही है कि डायगोनल पर का एलिमेंट हमेशा वन रखेंगे, ठीक है। इसमें कुछ भी बोला नहीं, एनी रियल नंबर बोल दिया, एनी कांस्टेंट बोल दिया, ठीक है क्या, सेम कांस्टेंट। बट यहां बोल रहा है क्या कि यूनिट मैट्रिक्स के लिए स्पेशलाइज कर दिया यहां पर, ठीक है, कि डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या होगा, ठीक है ना। ये सब तो मान लीजिए टेम्परेरी है, ठीक है, ये इसका एग्जैक्ट है यूनिट मैट्रिक्स, ये भी यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है, I3। बाद बाकी ये दोनों हम बोल सकते हैं इसको, ये भी यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 है, नहीं, इसको भी हम ये दोनों बोल सकते हैं। मतलब सबसे पहले ये यूनिट मैट्रिक्स है, तब हम कुछ बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम बोल दिए डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर, यूनिट। अब ये नहीं बोल सकते यूनिट मैट्रिक्स, ये हो सकता है यूनिट मैट्रिक्स नहीं है, और ये दोनों का जो डेफिनेशन है ना उसको ये फुलफिल कर रहा है, इस वजह से डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं और स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ देखो I3, ये कौन सा, ये डायगोनल है केवल। फिर आपको लगेगा सर यूनिट भी हो सकता है, नहीं बेटा यूनिट नहीं है। फिर आपको लगेगा ये स्केलर भी हो सकता है, यहाँ देखो -2 है, यहाँ -2 है, लेकिन यहाँ क्या है, 2 ही है, इस वजह से ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, केवल डायगोनल मैट्रिक्स है। क्लियर है क्या। इस चीज को, यदि ये डायगोनल है तो इस चीज को देखो शॉर्टकट में हम लोग लिख सकते हैं, ओ, ठीक है। और यहां पर आप लिख लो 2 -2 -2, नहीं, यहां पर भी लिख सकते हैं आराम से 2 -1 और 5। ऐसे भी यदि कहीं लिखा हुआ है ना, जैसे मान लो यहां लिखा हो और इसको लिखना है तो यहां लिखेंगे 4003, बस इसका मतलब यही हुआ। जैसे मान लो लिखा हुआ है x1, x2, x3, ऐसे लिखा हुआ है बच्चा, ठीक है। तो इसको देखो बेटा, इसको कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे x1 0 0, नहीं, फिर 0 x2 0, फिर 0 0 x3। ये ही इसका मतलब है, यदि कोई आदमी ये लिख रहा है ना, इसका मतलब यही होगा, ठीक है। अब इसी में एक छोटा सा है ना, छोटा सा एक ट्रेस पढ़ने के लिए है, आप समझिए। ट्रेस का, ट्रेस निकालने के लिए यदि कभी भी बोले किसी भी मैट्रिक्स का, आप क्या कीजिए, उसके डायगोनल एलिमेंट को ऐड कर लीजिए, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस का मतलब होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है क्या, वही ट्रेस है। अब जैसे मान लो कि इस मैट्रिक्स का कहीं का ट्रेस निकालना है, इवन किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस पूछ सकता है, जैसे इस मैट्रिक्स का भी ट्रेस पूछ सकता है, ठीक है। ट्रेस ऑफ, ये मान लीजिए ए है, तो ये सबको जोड़ देना है, 2 + 9 11 हो जाएगा। इसका शॉर्टकट में TRA ऑफ भी दे सकते हैं ए, या TR ऑफ ए दे देंगे तब भी मेरा हो जाएगा, है ना। ट्रेस, TR ऑफ ए भी मांग सकता है, TR ऑफ बी भी मांग सकता है, मतलब यही ट्रेस, ट्रेस का सिंबल है, नहीं। और या मान लीजिए आपको ऐसे भी ट्रेस ऑफ ए बोलेगा, ट्रेस ऑफ बी बोलेगा, ट्रेस ऑफ सी बोलेगा, इसका मतलब यही हुआ कि डायगोनल एलिमेंट्स का क्या निकालना है अपने को, सम निकालना है, बस ट्रेस यही है। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस मांगेगा, उसके डायगोनल एलिमेंट को आप क्या करो, ऐड कर दो, ट्रेस निकल जाएगा, ठीक है। चलें आगे, इसको मिटा देते हैं।
अब देखो यहाँ पर जैसे मान लो कि एक मैट्रिक्स दे दिया आपको, इसका ट्रेस मांग रहा है, ट्रेस ऑफ ए। तो ट्रेस ऑफ ए कैसे निकालेंगे? 2 + 8 + 3, 8 3 11 2 13, नहीं, एक मैट्रिक्स बी दे रखा है, जैसे मान लो 402 501 983, यहां मांगेगा ट्रेस ऑफ बी। कैसे करना है? इसके डायगोनल एलिमेंट को ऐड कर देना है बच्चा लोग। नहीं आया समझ में? ट्रेस का मतलब होता है क्या? सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है क्या? मतलब किसी दिए गए मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट है ना, उसी का जो सम होगा वो क्या कहलाता है? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। और कल हम आपको बताए थे एक मैट्रिक्स ए यही दिया हुआ है, ठीक है, और के ए आपको मान लो निकालना रहे, इफ ये दिया हुआ है ना, और के निकालने आराम से आप क्या कर सकते हो? के से मल्टीप्लाई कर सकते हो इसमें। इससे क्या होगा? इसके ना तो ऑर्डर पे चेंजिंग आएगा, कोई चीज में चेंजिंग नहीं आएगा, बट ये होगा कि एलिमेंट्स जो है ना इसका मतलब इस मैट्रिक्स का, उसमें क्या होगा? हर एक एलिमेंट्स में के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे कल हम किए भी थे। अब इसमें 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 8 2 4 10, नहीं, ये यही बस यही मुद्दा है। आज हम लोग देखेंगे क्या, दो मैट्रिसेस को कैसे हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है, घटाते हैं, फिर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इस लेक्चर में, है ना। आज इतना ही रहने देंगे हम। जो भी डेफिनेशन था वो सब आप देख लिए अच्छे से, कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा, है ना। बस अब यहां से लेक्चर अपना, है ना, स्टार्ट हो रहा है आज का, यही समझिए आप। ये ट्रेस सब का कोई झोल झाल नहीं है, आराम से लिख लिख है ना, ये हम लिख देंगे बाद में, जब हम और भी डेफिनेशन हम लिखने लगेंगे लास्ट में, ठीक है, तो आराम से हम ये सबको लिखते हुए चलेंगे, जरूरत नहीं है इसका बोर्ड में। अब यहां देखिए एक मैट्रिक्स ए ले लेते हैं जिसका ऑर्डर है m/n, और एक अदर मैट्रिक्स बी ले लेते हैं। यहां तक दिख रहा है क्या? लास्ट ही है। अब जैसे यहां ध्यान दीजिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको एक ही साथ बता देते हैं, बस यहाँ कोई ज्यादा समझने की कोई बात ही नहीं है, थोड़ा सा ही आपको समझना है कि दो मैट्रिसेस को हम जोड़ और घटाओ तब सकते हैं जब दोनों क्या होगा? ऑर्डर में सेम होगा। पहले मेरी बात को गौर से सुनिएगा, जब तक दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम नहीं होगा, यहां हम बोल रहे हैं और यहां भी हम वही चीज लिखेंगे। या मान लीजिए यहां यदि हम लिख देते हैं ना ये पी क्यू, तो हम लिखेंगे क्या? एडिशन ऑफ ए एंड बी आर डिफाइंड ओनली व्हेन इफ m इज इक्वल टू p एंड n इज इक्वल टू q। इतना लैंग्वेज बनाने से बढ़िया है कि मैंने आपको बोल ही दिया है, ठीक है, और इसको भी हम क्या कर लेते हैं, इतना ही ले लेते हैं, मतलब दो मैट्रिसेस का सम और डिफरेंस, है ना, तभी डिफाइन होगा जब क्या होगा? दोनों ऑर्डर में सेम होगा, ठीक है। देख लो, इसका ऑर्डर यदि m/n है तो इसका भी ऑर्डर क्या होना चाहिए? या आप ये भी बोल सकते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू और मोर मैट्रिसेस। नहीं आया समझ में? मतलब दो या दो से अधिक मैट्रिसेस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन तब डिफाइन होगा जब सभी के सभी क्या होगा? ऑर्डर में सेम होगा बच्चा लोग। अब आप देखिए यहां पर, अब जैसे मान लीजिए मुझे नंबर 1 में a+b निकालना है, a+b निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करें, एक काम कर दें, इसके और इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दीजिए, मतलब एक साथ आ जाएगा दोनों, और इसका जो ऑर्डर होगा ना वो m/n ही रहने वाला है।
और यदि मान लीजिए आप घटाना चाहते हैं ना, a माइनस बी करना चाहते हैं, तो बस करना कुछ नहीं है, बस घटा लेना है। आ रही बात समझ में? कोई झोल नहीं है, ठीक है ना, कोई बिल्कुल भी झोल नहीं है। अब आप बोलोगे कि सर ये दोनों को ऐसे कैसे जोड़ सकते हैं, ठीक है, आप एग्जाम्पल से समझिए समझिए, हमको लगता है इसमें आपको कम समझ में आ रहा है, बट आप ऐसे समझो, जिस दिन यहाँ हम ए, अच्छा हम कहेंगे क्या कि इस मैट्रिक्स का A11 इस मैट्रिक्स के किसके साथ जुटेगा, आप देख लो ना, आई की जगह पर 1 रखो, जे की जगह पर 1 रखोगे तो A11 और B11 हो जाएगा ना। जैसे यहाँ ध्यान देना है कि इसको हम लोग ऐसे लिख लें, यदि और यहाँ मान लो B 2/2 ऑर्डर का ले लेते हैं, ठीक है। अब दोनों को ऐड करते हैं हम लोग। यदि हम दोनों को ऐड करेंगे तो एक चीज आप देख लीजिए, दिख रहा है यहाँ पर दोनों कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब होता है कि दोनों मैट्रिक्स को यदि हम जोड़ेंगे तो ये इसके प्लेस पर जो मैट्रिक मतलब इस मैट्रिक्स में इस प्लेस पर और इस मैट्रिक्स में इसके प्लेस पर जो एलिमेंट है ना वो दोनों जुड़ जाएगा एक साथ। फिर से समझिए थोड़ा सा, इस मैट्रिक्स में इस प्लेस पर देखिए कौन सा एलिमेंट है, B11 है, ये दोनों एक साथ जुटेगा। इस मैट्रिक्स में इस प्लेस पर देखिए कौन सा एलिमेंट है, ये इसके साथ जुटेगा, ये इसके साथ जुटेगा, ये इसके साथ जुटेगा। इसी चीज को देखिए हम यदि जोड़ते हैं ना, यदि जोड़ेंगे यहाँ पर जोड़ेंगे तो बेटा देखो ये क्या हो जाएगा, A11 प्लस B11, फिर A12 प्लस कितना B12, ठीक है। फिर यहाँ आ जाएगा क्या A21 प्लस B21 और A22 प्लस कितना B22। अब बहुत बच्चा को लगता है कि आप यहाँ ऐसे ऐड कर दीजिए, ठीक है, एग्जाम्पल दे करके ऐड करते तो ज्यादा समझते, तुमसे ज्यादा हम समझदार हैं, ठीक है, बट इस तरीका से मेरे को लिखने का भी कुछ ना कुछ बात होगा, ठीक है। जब आप किसी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को के साथ आप यदि फाइट कर रहे होंगे ना वहां पर, फिर आप फंस जाएंगे, क्योंकि मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी देखने को मिलता है जो इसी फॉर्मेट में लिख देता है लोग, और आंसर भी उसको उसी फॉर्मेट में चाहिए, फिर उसको तोड़ो, फिर जोड़ो, है ना, फिर उसको उसी फॉर्मेट में लिख लो। उससे बढ़िया है कि हम डायरेक्ट ऐसे समझें। क्लियर है क्या? अब आप देख लो यहाँ पर इसी चीज को यदि हम बोलेंगे जो शॉर्टकट में लिखने के लिए, हम ऐसे लिखेंगे ना Aij प्लस Bij, और यहाँ लिख देंगे 2/2, और इधर देखो, और इसको लिखेंगे तो इसको लिखेंगे ना Aij 2/2 ऑर्डर प्लस Bij, है ना, और 2/2। अब ये दोनों को ऐड कर रहे थे तो क्या लगा, ये दोनों ऐड हो गया ना एक साथ। अब जब आप खोलोगे आई की जगह पर जैसे मान लो 1 लोगे और जे की जगह पर 1 लोगे, तो समझो यहाँ पर A11 प्लस B11 हो जाएगा, जो कि यहाँ सच में है। आई की जगह पर 1 लोगे और जे की जगह पर यदि तुम 2 ले लेते हो, ठीक है, देख लो A12 प्लस B12 दोनों एक साथ आ रहा है कि नहीं, बस हम ये आपको समझाना चाहते हैं। अब समझिए कोरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग का हिंदी होता है संगत। संगत का मतलब जैसे मान लो इस मैट्रिक्स का संगति देखो और इस मैट्रिक्स के संगति को देखो, ठीक है क्या, दोनों में हमको लगता है कि सेम संगति का असर पड़ गया, नहीं, ये भी 2/2 ऑर्डर का है, ये भी 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, नहीं। अच्छा, इस जगह पर जो एलिमेंट है हम बोलेंगे क्या, इस मैट्रिक्स में इस एलिमेंट का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बताओ, संगत एलिमेंट बताओ, तो मेरे को लग रहा है कि इस मैट्रिक्स में, है ना, इस एलिमेंट का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट तो B11 ही हो सकता है, नहीं। अरे भाई ये देखो पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट है, संगत तभी ना हम बोलेंगे इसका संगति इसके साथ है, मतलब सेम संगत का ये है, इसका संगत इसके साथ है, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर भी B11 टाइप का एलिमेंट्स होना चाहिए, ठीक है क्या। अब देखो A12 का संगत इसके साथ होगा, A21 का संगत एलिमेंट ये है, ये A22 का संगत एलिमेंट बेटा ये है, ठीक है, क्योंकि ये देखो इस जगह पर है, इस जगह पर इस मैट्रिक्स में देखना है कौन सा एलिमेंट है, B22 है, और यहाँ देखो A22 है, इसका संगति B22 के साथ है। फिर इस जगह पर देखो इस मैट्रिक्स में कौन सा एलिमेंट है, देख रहे हो यहाँ पर ये इस कोना वाला एलिमेंट है, और देखो यहाँ पर ये भी इसी कोना में है, लाई कर रहा है, ठीक है क्या, तो ये दोनों एक टाइप का हो गया, ये दोनों एक टाइप, ये दोनों एक टाइप। समझ में आया? जब कभी भी दो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए दिया जाए तो उसके क्या करना है, संगत एलिमेंट को ऐड कर लेना है बस। अब जैसे देखो यहाँ, अब ये दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है मेरे को, संगत एलिमेंट 2 का संगत क्या है, 6 के साथ, ये दोनों ऐड हो जाएगा एक साथ।
5 का 1 के साथ कितना आ जाएगा 6, नहीं 1 का 2 के साथ हो जाएगा 3, 5 का 0 के साथ हो जाएगा 5। बस बहुत इजी है, ये हम समझा इसलिए रहे हैं, ठीक है, कि आपको हर चीज है ना किताब में जब लिखा हुआ रहेगा तो ऐसे लिखा हुआ डायरेक्ट नहीं रहेगा, वो ऐसे लिखा हुआ रहेगा। जब आप किताब को उल्टा के देखेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए, अदरवाइज मुझे लगता है इतना लिखने का जरूरत भी नहीं है, बिना थ्योरी का भी ये क्वेश्चन पढ़ाया जा सकता है, बताया जा सकता है, ठीक है। अब जैसे देखो, फिर 4 -2 3 1 प्लस -7 1 5 -6। अब ये दोनों को ऐड करना है, शायद आप फंस सकते हैं यहाँ पर, इस वजह से दोनों को ऐड करना ना, आप ऐसे लिखिए 4 प्लस -7। यदि आप थोड़ा सा स्लो है तो ऐसे कर सकते हैं, फिर 3 किसके साथ ऐड होगा 5 के साथ, बाद में जोड़ लेंगे, -2 ऐड होगा 1 के साथ, और 1 ऐड होगा -6 के साथ, एक स्टेप बढ़ जाएंगे, क्या दिक्कत है मेरा। प्लस इंटू माइनस माइनस ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -5, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब ऐसे ही यहाँ पर मान लो सब्ट्रैक्ट करने के लिए दे दिया जाए, तब हम क्या करेंगे, घटा लेंगे ना बेटा, यहाँ पर सेम वही कहानी, क्या करना है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, संगत एलिमेंट को घटा लेंगे, तो ये आ जाएगा 4 -7। अरे इसमें से -7 को घटाएंगे ना, 3 में से क्या करना है, -5 को घटाएंगे, -2 में से -1 को घटाएंगे, 1 -6। क्लियर है। फिर देखो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 7 4 11 हो गया बेटा, -2, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 7। आ गई बात समझ में। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं और घटाते हैं, नहीं बहुत भारी बात नहीं है, ये सबको समझना। अब फिर देखो जोड़ने के लिए तो लोग ऐसे भी दे सकता है ना, 2 इंटू 1 5 प्लस 3 इंटू -2 1 -4 इंटू -1 -1। अब जैसे मान लो इस क्वेश्चन को दे दिया ऐड करने, मतलब ये मोर देन सिंप्लीफाई करने दे दिया, छोटा करने दे दिया, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, ध्यान देना है यहाँ पर। सबसे पहले तो ऐसे हम ऐड कर नहीं सकते, 2 से सब मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, पहले तो मैट्रिक्स को क्या करो, पूरा फ्री कर लो, इस फॉर्मेट में लिख लो, कोई चीज इसमें भी देखो मल्टीप्लाई किया हुआ नहीं है, इसमें भी कोई चीज से मल्टीप्लाई किया हुआ नहीं है, तो फ्री कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 10, ठीक है। अब 3 से करेंगे तो -6, यहाँ हो जाएगा 3, फिर 4 से कर लेते हैं, -4 से नहीं करना है, 4 से करना है, ये आ जाएगा -4, ठीक है क्या। अब देखो एक ही साथ कर लेते हैं, ठीक है। ये बोल रहा है क्या 2 में -6 जुटेगा, और यहां बोल रहा है क्या कि पूरे में -4 घटेगा। ऐसे कर लेते हैं, 2 प्लस -6 और फिर -4, ये ऊपर में चला जाएगा, ऊपर के रो में है ना। फिर यहाँ देखो 10 प्लस 3 -4, और फिर ये आ जाएगा ना 2 -6 प्लस 4, और फिर यहाँ देखो 10 प्लस 3 प्लस 4, और फिर यहाँ देखो ऊपर हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 17। यही हो गया ना सिंप्लीफाई करके, आया समझ में। अब जैसे चलो और भी क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 2 3 1 4 1 7 1 5 3। अब ये सबको जैसे मान लो ऐड करना है अपने को, नहीं, अब इसको ऐड कैसे करेंगे बच्चा लोग बताओ मुझे। नियम है ना, जैसे मोर देन यहाँ पर क्या है, 2 मैट्रिसेस यहाँ पर सम के रूप में है ना, नहीं इसको सिंप्लीफाई करना है अपने को, तो यहाँ दिमाग में एक चीज हम बैठा लेंगे, ठीक है, एक चीज पक्का पक्की यहाँ दिमाग में बैठा लेंगे, वो क्या चीज, वो क्या चीज होगा, वो ये कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते चलना है। जैसे 2 होगा 1, जैसे देखो ये पहला एलिमेंट है ना इस मैट्रिक्स का, ये भी पहला रो पहला कॉलम का, ये भी पहला रो पहला कॉलम का, तो मतलब ये और ये एक साथ जुटेगा, मतलब 2 प्लस 1 प्लस 2। फिर ये 3 देखो किसके साथ जुटेगा, 3 प्लस 0 प्लस 1, मतलब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है।
फिर 1 प्लस 4 प्लस 3, नहीं, फिर यहां देखो 4, फिर यहां आ जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 2, नहीं, फिर उसके बाद 1 प्लस 2 प्लस 5, अरे इसके देखो, इसको इसको और इसको ऐड करेंगे ना एक साथ, फिर 7 5 और 6, 7 प्लस 5 प्लस 6, फिर यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 9, फिर यहाँ हो जाएगा 5 प्लस 3 प्लस 8, और फिर यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 7 प्लस 3। अब ये जो भी ऐड करके आ रहा है ना, आराम से आप लिख लीजिए। अब आप यहाँ देख सकते हैं एक चीज, ये मैट्रिक्स, ये तीनों मैट्रिसेस को, ठीक है, हम तभी ऐड कर पा रहे हैं जब सभी का ऑर्डर क्या है, सेम है। यदि ऑर्डर सेम नहीं होता तो हम नहीं जोड़ पाते। क्या यहाँ तक आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बात समझ में है ना? ऐड करने वाला झमेल मेरे को लगता है खत्म हो गया है। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं उसको, नहीं, इसको भी मिटा ही देते हैं। समझ में आया कि नहीं? सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस इज डिफाइंड ओनली व्हेन, क्या होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर सेम, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देन क्या होगा, यदि हमको ऐड करना रहेगा तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर लेंगे, संगत एलिमेंट्स जो इसका है ना उसको ऐड कर लेंगे, जो कि यहाँ हम बता दें, इसका संगत एलिमेंट ये है, 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 ये इसके साथ जुटेगा, ये इसके साथ जुटेगा, ये इसके साथ जुटेगा, ये इसके साथ जुटेगा। और यदि मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना रहेगा तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटाएंगे ही बच्चा लोग, ठीक है, आराम से हम कर सकते हैं। नहीं, चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 1 3 चलो अब यहां ध्यान देना है बच्चा लोग, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या करना है, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दे रखा है, ये पूरा यहां से वहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक को ऐड करना है, ठीक है। फिर ऐड करने के बाद ए का डिटरमिनेंट भी फाइंड करना है। अब ये कैसे निकलेगा, इस मैट्रिक्स, ये तमाम मैट्रिक्स को जोड़ना है, फिर उसके बाद क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। मतलब ये सभी मैट्रिक्स को यदि हम जोड़ेंगे तो एक मैट्रिक्स नहीं प्राप्त होगा, ठीक है।
और फिर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। हम आपको बताए थे किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, उस मैट्रिक्स में क्या करते हैं हम लोग, मैट्रिक्स के साइन को हटा देते हैं, फिर उसमें डिटर्मिनेंट का साइन ले लेते हैं, ठीक है, फिर उसको जोड़ लेते हैं आराम से। चलिए चलिए कैसे, सबसे पहले तो हमको ऐड करने के लिए आना चाहिए। ऐड करने का नियम हम बता दिए, पहले हम एक ही साथ देख लेते हैं। इसका क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएगा, 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट प्लस कितना आ जाएगा 15। ये जो है ना, ये 1 1 का एलिमेंट होगा। फिर यहाँ देखो ये आ जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डॉट डॉट प्लस कितना 13, नहीं। उसके बाद यहाँ देखो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस डॉट डॉट प्लस कितना 31। और यहाँ पर फिर 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस डॉट डॉट प्लस 43। अब आप पहले ये देख लो, ठीक है, ये है क्या एक्चुअली, ये सबको ऐड करके यहाँ लिखना पड़ेगा ना। पहले तो हम लोग क्या करते थे, जोड़ लेते थे, छोटा रहता था। तो अब इसको हम ऐड कैसे करेंगे, ऐड करने के लिए आप ऊपर वाले को देखो, 1 से लेके है ना 15 तक जो कंजुगेटिव मतलब लगातार प्राकृत संख्या है ना, नेचुरल नंबर है, उसी सब का सम है। मतलब 1 से लेके 15 तक जो लगातार प्राकृत संख्या, उसका सम कैसे निकालते हैं हम लोग, कैसे निकालते हैं जल्दी बताओ। पहले एक काम करते हैं ना, एक काम कर लेते हैं पहले बच्चा लोग, ये सब का वैल्यू निकाल लेते हैं पहले से हम। ये तो हो जाएगा 15 इंटू 15 प्लस 1 बाई 2, ये इसको इससे कटेगा, कैंसिल हो जाएगा, 15 8 120 होता है शायद, नहीं। फिर यहाँ चलो उसको ऐड यदि किया जाए, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डॉट डॉट प्लस 13, यहाँ से यदि हम चाहें तो 2 कॉमन कर सकते हैं। 2 जैसे ही कॉमन करेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अभी जस्ट देखो इसका सम निकालें, 120 आया है तो 240 हो जाएगा ना। फिर इसका सम कैसे निकालेंगे, 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट डॉट 9 भी लिखने का मन है लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 9 प्लस डॉट डॉट प्लस 31। अब सबसे यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं, जैसे बहुत बच्चा को लगता है ना, इसका सम कैसे निकालेंगे। देखो टोटल यहाँ से यहाँ तक 15 टर्म्स है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 15। तो यहाँ क्या होता है, इसका एपी का nth टर्म का सम होता है n/2। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता ही है, 3 प्लस कितना हो जाएगा 31, ये हो जाएगा 34, 15 इंटू 17, जो भी होगा मल्टीप्लाई करके हम कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको ऐड करेंगे, देखो 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस, ये भी एपी है, और जिसका कॉमन डिफरेंस देखो कितना है 3 है ना, 3 है कॉमन डिफरेंस। ये हो जाएगा 15/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, नहीं, ये हो जाएगा 44, 2 से डिवाइड करेंगे 22 आ जाएगा, नहीं। अब ए को हम अच्छे से लिख सकते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 20 और 240, फिर ये 15 इंटू 17 और यहाँ 15 इंटू ये। अब इसका डिटर्मिनेंट मेरे को लेना था ना, ये तो ए हो गया, नहीं, ये ए हो गया। अब ए का डिटर्मिनेंट चाहिए बच्चा लोग, तो 120, फिर यहाँ हो जाएगा 240, फिर यहाँ हो जाएगा 15 गुना 17, फिर यहाँ देखो 15 गुना 22। यदि मेरे पास बुद्धि, हम गुना क्यों नहीं किए थे, हम आपको बता देते हैं, क्योंकि 15 15 डिटर्मिनेंट से कॉमन कर लेंगे हम, और यहाँ से देखो 120 भी कॉमन हो जाएगा, नहीं, तो यहाँ आ जाएगा 1, फिर यहाँ आ जाएगा कितना 17, फिर यहाँ देखो 2 हो जाएगा, और यहाँ देखो 22 हो जाएगा, नहीं। अब आराम से इस डिटर्मिनेंट को क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। 15 इंटू 120 इंटू 22 माइनस 34। अब मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिएगा, निगेटिव आ जाएगा, नहीं, इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निगेटिव आएगा। आगे बात समझ में, और भी क्वेश्चन हम बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि मेरा इससे भी बढ़िया क्वेश्चन नहीं बन सकता है यहाँ पर, चाहे तो हम बना सकते हैं, ठीक है क्या। अब यदि आप चाहते हैं कि एक और क्वेश्चन बने, ठीक है, तो हम आपको बता देते हैं यहाँ पर कैसे बनाएंगे। एक आप समझिए, थोड़ा सा एक इनफाइनाइट जीपी पे हम ले लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन आप ये समझिए, ए प्लस ए आर प्लस, ठीक है क्या, ए आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, है ना, अप टू इन्फिनिटी। यदि मुझे ये तमाम का सम निकालना है, एस इन्फिनिटी निकालना है, तो आराम से आप याद रखिए,
ए बाय होता है 1 - आर में, जहां पर मॉड आर इज लेस देन 1। समझिएगा इस बात को। इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला जो है ना, अब जैसे मान लीजिए कोई बंदा आपको दे रखा है 1/4 + 1/8 + 1/16 प्लस अप टू इंफिनिटी। ठीक है, इसका हम लोग सम कैसे निकालेंगे? ए की जगह देखिए कितना है 1/4, 1 - आर निकालेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1/2 आएगा, 1/4/1/2 नहीं, ये 1/2 आ जाएगा। मतलब ये सभी का सम यदि हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। चलिए इस पर भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, अब ये अब आपको ये लग रहा है कि मैट्रिक्स हम पढ़ा रहे हैं कि एपी पढ़ा रहे हैं कि ये जीपी पढ़ा रहे हैं, यही तो है। ठीक है, यदि आप एक अच्छा क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे, मतलब एक आप अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, तो उस क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक है, बहुत सारे कंसेप्ट का जरूरत है बच्चा लोग। ठीक है क्या? अब हम आपको ये बोल दिए कि बोर्ड के लिए है, इसका मतलब ये नहीं कि बोर्ड के क्वेश्चन अच्छे नहीं बन सकते हैं। ये तो छोटा छोटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन को हम क्या किए हैं, है ना, छोटा छोटा क्वेश्चन को एक साथ मर्ज करके एक अच्छा क्वेश्चन बना लिए हैं। ठीक है क्या? और उसी क्वेश्चन को हम लोग आईआईटी का क्वेश्चन बोल देते हैं, बट ये आईआईटी लेवल का नहीं है, इतना आसान क्वेश्चन नहीं रहेगा। बट आपको ये सब कंसेप्ट है कि नहीं है, आना चाहिए। ठीक है, आना चाहिए। जेईई मेन में आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, बात आ रही है समझ में? जेईई मेन में आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, इस तरीका का मैट्रिक्स को जोड़ने दे देगा। मान लीजिए बहुत सिग्मा उग्मा लगा देगा, ठीक है, इस प्रकार से लिख देगा। अब जैसे मान लीजिए कि एक हम क्वेश्चन लिखना चाहते हैं, ठीक है, या इसी क्वेश्चन को यदि मान लीजिए जेईई मेन इस चीज को यदि फ्रेम करता तो वो कैसे करता? यदि जेईई मेन मान लीजिए इस क्वेश्चन को फ्रेम करता तो वो कैसे करता? थोड़ा सा हम लिख देते हैं यहाँ पर, आप समझिए जरा। या नहीं तो हम एक काम कर सकते हैं, एक क्वेश्चन हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन हम ऐसे लिख सकते हैं कि इफ ए इज इक्वल टू सिग्मा ले लेते हैं, ठीक है क्या, और यहाँ n इक्वल टू 0 टू ले जाते हैं n तक, और एक देखिए मैट्रिक्स n तक नहीं, यहाँ 10 तक ले जाते हैं। ठीक है, और आप देख लीजिए यहाँ हम दे देते हैं n, और यहाँ दे देते हैं 2n-1, और यहाँ दे देते हैं क्या, 3n+2, और उसके बाद फिर 2n+ जैसे मान लीजिए 1 ही दे देते हैं, और ये मैट्रिक्स है। तब यहाँ आपसे मांग रहे हैं देन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस तरीका से भी क्वेश्चन रह सकता है बच्चा लोग। नहीं, अब देखो, अब यही क्वेश्चन आ गया ना आपके सामने, तो आप फिर ढेर हो जाओगे। मतलब इसमें है कुछ नहीं है इसे, ये बस सिग्मा का खेल है। अब सिग्मा तोड़ने यदि आपको नहीं आ रहा है, फिर आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। और यदि आप ये सब को कर लेते हैं तो समझिए आप आराम से डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलो एक बार, है ना, इसको भी किया ही जा सकता है ना। एक और क्वेश्चन एक और, जैसे मान लो ये हो गया 1 नंबर का, ये हो गया 2 नंबर का। इफ ए इज इक्वल टू, यहां कर लेते हैं सिग्मा ही कर लेते हैं, सिग्मा थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं। नहीं, ये सिग्मा है ना, और देखो यहां पर n इक्वल टू 1 से, है ना, इनफाइनाइट तक ले जा रहे हैं इस बात को हम। ठीक है, और फिर एक मैट्रिक्स है, और ये लिख दिया 1/n। अच्छा चलो 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2 के पावर में n लिख दिया यहाँ, फिर 1 यहाँ लिख दिया 3 के पावर में n+1,
फिर यहां पर 5 के पावर में मान लो n+1, और उसके बाद 7 के पावर में n, और ये मैट्रिक्स हो गया है ना। देन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। इसको मैं मिटा दूं क्या? ऐसे इसका जरूरत पड़ेगा, याद कर लो, a+ar+ar² अप टू इन्फिनिटी जो है ना, इसका क्या होता है, a/1 - r, जहां r का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए। ये वाला आप खुद से करना, ठीक है। इसको हम कर देते हैं, दोनों सेम ही है। सिग्मा को खोलने के लिए एक बार आ गया, समझ लो हो गया है ना। सिग्मा को खोल रहे हैं, जैसे n की जगह क्या करना है, 0 डाल देना है इसमें। नहीं, n की जगह जब आप 0 डालेंगे तो यहाँ देखो आ जाएगा क्या, 1। फिर यहाँ देखो, यहाँ आ जाएगा कितना, n की जगह 0 डालोगे तो ये आ जाएगा बेटा 1/3। फिर ये आ जाएगा 1/5, और ये फिर आ जाएगा 1। फिर यहाँ कर देंगे प्लस। फिर n की जगह पर देखो, यहाँ रखेंगे क्या हम लोग, n की जगह पर यदि हम रख देते हैं, क्या रख देते हैं n की जगह पर, अब n = 0 रख दिए हैं, इन्फिनिटी तक n का वैल्यू रखेंगे तो 1 डालेंगे। अब 1 डालेंगे, देखो ये हो जाएगा 1/2, फिर ये आ जाएगा 1/3 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1/5 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1/7। आ रही बात समझ में? फिर इस तरीका से ये आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर, फिर 1/3 का क्यूब, और 1/5 का क्यूब, और 1/7 का स्क्वायर। सिमिलरली इस तरीका से चलते रहेगा अप टू कहां तक, इनफाइनाइट तक। नहीं, ये अप टू इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट। अब आप ये सबको ऐड कर लो, ऐड करोगे तो क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग जो टर्म्स मतलब है ना, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ना, एलिमेंट्स है ना, वो एक साथ जुट जाएगा। ये हो जाएगा देखो 1 + 1/2 + 1/2 का स्क्वायर प्लस अप टू इंफिनिटी। फिर यहाँ देखो ये हो जाएगा 1/5 का स्क्वायर, और 1/5 का क्यूब, अप टू इनफाइनाइट। फिर यहाँ हम आगे बढ़ते हैं, ये देखो कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, 1/3 का स्क्वायर आ जाएगा, 1/3 का क्यूब आ जाएगा, अप टू कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। फिर यहाँ देखो 1 आ जाएगा, फिर 1/7 आ जाएगा, फिर 1/7 का स्क्वायर आ जाएगा, अप टू इनफाइनाइट। कभी कभी देखो, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हम ले लिए हैं, कभी कभी ऐसा भी होगा, इतना आसान नहीं रहेगा सब, ये अलग रहेगा, ये अलग रहेगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा। मेरा यदि इच्छा कर जाए, ठीक है, इसमें हम बाइनोमियल सब भी यूज कर सकते हैं, आप समझिए इस बात को। चाहे तो यदि मेरा इच्छा हो जाए तो बाइनोमियल वाले एक्सपेंशन एनसीआर सब भी यूज करके बना सकते हैं, बढ़िया क्वेश्चन बना सकते हैं। बट उतना ज्यादा जरूरी है, बट है ना, इतना तो आपको है ना समझ में आना चाहिए कि किस तरीका से हम लोग जोड़ रहे हैं मैट्रिसेस को। ये देख रहे हैं, एडिशन के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, चाहे तो बहुत तरीका से क्वेश्चन बनाया जा सकता है बच्चा लोग। अब हम सबका अलग अलग सॉल्यूशन निकालने हैं। देखो 1 + 1/2 + 1/2 का स्क्वायर अप टू इंफिनिटी। नहीं, अब देखो यहाँ पर इसका हो जाएगा a/1 - r, चूंकि ये जीपी में इनफाइनाइट जीपी है, 1/1 - r की जगह पर कितना आ जाएगा, 1/2। दिस इज, ये देखो 1/1/2, अर्थात ये हो जाएगा कितना, 2। फिर देख रहे हो यहाँ 1 + 1/3 + 1/3 का स्क्वायर, नहीं 1/3 से स्टार्ट हुआ है ये, 1/3 + 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का क्यूब, अप टू इनफाइनाइट। ये भी इनफाइनाइट जीपी है, इसका भी कॉमन रेशियो निकालिएगा, अगला में पिछला से डिवाइड कीजिएगा तो इसका भी r आ जाएगा 1/3। a/1 - r मतलब 1/3/2/3, 3 कैंसिल हुआ क्या, ये हो जाएगा 1/2। फिर देखो 1/5 + 1/5 का स्क्वायर प्लस 1/5 का क्यूब, अप टू इंफिनिटी। इसको यहां बना लेते हैं 1/5/1 - 1/5, अर्थात ये कितना आ जाएगा, देख लो यहाँ 1/4 आ जाएगा जब आप इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो। और इसका जब आप निकालेंगे
1 प्लस 1/7 प्लस 1/7 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, है ना। और इसका देखो कितना आ जाएगा, 1/1 माइनस 1/7 अर्थात कितना, 7/6। ठीक है क्या, ये हो जाएगा 7/6। अब क्या करना है, अब इसी ए को यहां लिख लेंगे हम लोग, इस ए को लिखेंगे, इसके जगह पर देखो अभी सबको ऐड किए हैं, कितना आया है, कितना आया है बच्चा लोग बताओ जल्दी मुझे, 2 आया है ना इसका सम, 2 आया है तो इसके जगह पर 2 लिखेंगे, और देखो इसके जगह पर कितना आया है, 1/2 नहीं, ये आ जाएगा 1/2। उसके बाद इसके जगह पर आया है 1/4, और ये आया है 7/6। अब आप देख लो मैट्रिक्स निकल गया, आराम से इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, 2 1/4 1/2 और 7/6। ठीक है ना, अब मल्टीप्लाई कर लो इसको इससे, इसको इससे, तो ये आ जाएगा 7/3 माइनस 1/8। आराम से इसको सॉल्व किया जा सकता है। बात आ रही है समझ में। सिमिलरली हम लोग इसको भी क्या कर सकते हैं, ऐसे ही तोड़ सकते हैं, यहाँ तक ले जाएंगे, ये सब एपी में ही तो है ना, आराम से आप ऐड करके लिख सकते हैं, उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये था क्या मतलब ये जीपी पर था, इनफाइनाइट जीपी के ऊपर क्वेश्चन था। जेईई मेन सब ऐसे ही क्वेश्चन को, है ना, अंजाम देने लगता है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ के आपको फंसा देगा, देखने में लगेगा काफी भारी है, बट उतना भारी रहता नहीं है। हाँ, शायद हो सकता है कि जब जब ये एपी जीपी सबको कर रहा होगा, इसमें और भी सीरीज कोई दे सकता है, इनफाइनाइट को हटा के मान लीजिए 15 20 25 भी दे देगा, 100 भी दे देगा, ठीक है। और जब ये 100 दे देगा तो फिर बायनोमियल सबका यूज भी कर लेगा, ये नहीं, बायनोमियल का भी यूज कर लेगा आराम से। तो चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग, है ना। अब हम बात कर लेते हैं दो मैट्रिसेस को, है ना, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम लोग, उसके ऊपर बात करते हैं। बहुत ही इजी है, जोड़ घटाओ आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा मैट्रिसेस ऑफ, है ना, मैंने प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं, और उसके बाद आज यहां तक ही रहने देंगे लेक्चर को, नहीं। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, नहीं। ऐसे मेरे को लगता है बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, थोड़ा सा इसके बारे में हम, है ना, शॉर्टकट में बक देते हैं, नहीं। और अगले लेक्चर में हम करेंगे, है ना, इसके ऊपर डिस्कशन। जैसे मान लीजिए यहाँ थोड़ा सा रफ आइडिया ले लीजिए, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m/n, और दूसरा मैट्रिक्स B है जिसका ऑर्डर है, मान लेते हैं P और Q। और आप जानते हैं ए मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी के प्रोडक्ट को हम लोग दिखाएंगे इस तरीका से, नहीं। और देखिए इतना, ए बी इज डिफाइंड ओनली व्हेन, याद रखिएगा ए बी जो है ना तभी डिफाइंड होगा, ठीक है, जब पहला मैट्रिक्स का, ये जो पहला मैट्रिक्स आप देख रहे हैं ए बी, ए, इसका ऑर्डर आप देखिए क्या है, इसका ऑर्डर है m/n, और दूसरा मैट्रिक्स जो आपको दिख रहा है इसका ऑर्डर है p/q। ध्यान से देखिएगा, कल हम करेंगे इससे आगे, आज थोड़ा सा मैं इसे रफ आइडिया दे रहे हैं। ये दोनों का प्रोडक्ट तभी डिफाइंड होगा जब पहला मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का क्या होगा, रो इक्वल होगा। नहीं, मतलब हो गया कि पहला मैट्रिक्स में जितना कॉलम होगा, नहीं, उतना ही सेकंड मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, उतना ही सेकंड वाले मैट्रिक्स मैट्रिक्स बी में रोज होना चाहिए, ठीक है। तब हम ये बोलेंगे, दोनों को हम आराम से क्या कर सकते हैं, दोनों का प्रोडक्ट कर सकते हैं। समझ में आया क्या, ए बी इज डिफाइंड ओनली व्हेन इफ n इज इक्वल टू p, और बी ए कब डिफाइंड होगा, बी ए इज डिफाइंड ओनली व्हेन इफ। अब अच्छा, बी का ऑर्डर देखिए क्या है, बी है p/q और इसका है m/n। आपको समझ में आ गया होगा कि जब तक इसका मतलब इसका, अरे जो पहले में जो पहला मैट्रिक्स है ना, जैसे ये पहला मैट्रिक्स, ये दूसरा है, ठीक है क्या, तो पहला का कॉलम दूसरा का रो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, मतलब इसमें जितना कॉलम है उतना ही रोज इसमें होना चाहिए, तब जाकर के हम बोलेंगे, आराम से हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे।
और कैसे निकालते हैं प्रोडक्ट वो हम यहाँ बता देते हैं। ऐसे पहले तो आप पहला स्टेप है ना, फर्स्ट स्टेप आपको जानना जरूरी है नहीं। अच्छा एक चीज और थोड़ा सा समझिए यहाँ पर। अब जैसे मान लीजिए इसका प्रोडक्ट डिफाइंड हो गया, मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना इसमें कॉलम है उतना इसमें रो है नहीं। तब जो मैट्रिक्स बन करके जो आएगा ना उसका ऑर्डर क्या रहेगा, यदि वो आपसे कोई पूछे तो आप ऐसे देखो, इसका ऑर्डर था m बाय n और इसका ऑर्डर था p बाय क्या q, और ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब मैट्रिक्स का प्रोडक्ट डिफाइन हो गया। आगे जो मैट्रिक्स बन के आएगा उसका ऑर्डर होगा बच्चा लोग m बाय q, m रो q, m रोज हो जाएगा, q कॉलम्स हो जाएगा। अब फिर यहाँ यदि b a का बात करेगा तो इसका देखिए, इसका है p बाय q ऑर्डर, इसका है m बाय n, ये दोनों अब ये बोल रहे हैं प्रोडक्ट डिफाइंड है। इसका मतलब यदि प्रोडक्ट इसका डिफाइंड है तो इसका ऑर्डर कहेगा निकालने तो p बाय n हो जाएगा। बात आ रही है समझ में। अब जैसे देखो, एक मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर है 5 बाय 4, दूसरा मैट्रिक्स B है जिसका ऑर्डर है 4 बाय 6, तो क्या ये प्रोडक्ट डिफाइंड है? यस, है ना। और आगे जो ए बी मल्टीप्लाई होकर आएगा उसका ऑर्डर क्या रहेगा, अब आप ही बताओ, 5 बाय 4। आई बात समझ में। आगे जो मैट्रिक्स बन के आएगा ना, जो इसका रो है और जो इसका कॉलम है ना, मतलब 5 बाय 6 ओ 6 5 बाय 6 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन के आएगा। मतलब इसका जितना, इसमें जितना रो है और इसमें जितना कॉलम है ना, उसी दोनों का जो प्रोडक्ट यहाँ हम ले लेंगे, है ना। मतलब 5 बाय 6 ऑर्डर का यही मैट्रिक्स क्या होगा अपने पास बन के आएगा नहीं। अब जैसे हम ये बोलेंगे, आप मुझे बताओ कि x के किस मान के लिए, x के किस मान के लिए, जैसे मान लीजिए कि इसका ये है 4 बाय 3x प्लस मान लेते हैं 8, या 3x प्लस 1 ही मान लेते हैं। यानी तो चलिए क्वेश्चन हम लिख देते हैं यहाँ पर, है ना। क्वेश्चन लिख देते हैं। समझ में आया क्या? पहले आपको ये चीज समझ में आया, मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालेंगे, तभी निकाल पाएंगे जब पहला का कॉलम दूसरा का रो क्या होगा, इक्वल। मतलब इसमें जितना कॉलम है उतना इसमें रो होना चाहिए, इसमें जितना कॉलम है उतना ही इसमें रोज होना चाहिए, ठीक है। यदि ऐसा है तो आराम से प्रोडक्ट डिफाइंड हो जाएगा और आगे जो मैट्रिक्स बन करके आएगा उसका ऑर्डर हो जाएगा p बाय n और m बाय q नहीं। यहां कर लेते हैं, देखिए यहां पर एक में a एंड b आर टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर्स 3n plus 1 and 10 by 5, 10 by 5 रिस्पेक्टिवली। समझिएगा, ए और बी दो मैट्रिसेस है जिसका ऑर्डर्स देखिए, एक का है 4 बाय 3n प्लस 1 एंड दूसरे का है 10 बाय कितना 5। देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n ए बी इज डिफाइंड। कहने का देखिए इसका साफ साफ क्या मतलब है, कह रहा है क्या, ए और बी क्या है, टू मैट्रिसेस है जिसका ऑर्डर दे रखा है बच्चा लोग, ये दे रखा है, ठीक है। और क्या कहना चाहता है, रिस्पेक्टिवली कहने का मतलब ए का ऑर्डर ये है, बी का ऑर्डर ये है। कह रहे कि एक्स के किस मान के लिए ए बी जो है ना, एन के किस मान के लिए ए बी डिफाइंड होगा, मतलब एन का वैल्यू क्या ले लें, ठीक है, कि जब हम ए बी निकालेंगे तो डिफाइंड हो जाएगा। तो साफ साफ यहाँ देखिए क्लियर है, क्लियर। ए का ऑर्डर आप देख लीजिए कितना है, 4 बाय 3n प्लस 1, और बी का ऑर्डर आप देख सकते हैं कितना है, 10 बाय 5। ये दोनों का प्रोडक्ट तभी डिफाइन होगा, और पहले से बोल रखा है इतना इज डिफाइंड, या डिफाइंड ये होने के लिए, इतना टू बी डिफाइंड,
नहीं, इतना टू बी, इसको डिफाइन होने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि ये इसका जो कॉलम नंबर है, मतलब इस मैट्रिक्स ए का जितना इसमें कॉलम है, ठीक है, उतना इसमें रो होना चाहिए। फिर यहाँ 3n इज इक्वल टू 9, n इज इक्वल टू 3। अब आप समझिए इस बात को, यदि हम n का वैल्यू क्या ले लें, यदि हम n का वैल्यू 3 ले लेंगे, समझ में आया, तो हमेशा क्या होगा, ये ए बी डिफाइंड होगा। बात आ रही है समझ में, ए बी डिफाइंड हो जाएगा n के किस वैल्यू के लिए, n इज इक्वल टू 3 के लिए, ठीक है। बात आ रही है समझ में, यहां केवल ये पूछ रहा था कि n के किस मान के लिए ए बी डिफाइंड होगा। यहां ऐसे प्रोडक्ट भी दिखा सकते हैं, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है यहाँ पर। नहीं, ए बी तभी डिफाइंड होगा जब इसमें जितना कॉलम्स है उतना इसमें रोज होना चाहिए, नहीं। अच्छा चलिए, थोड़ा सा एक मेरे को लगता है बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, नहीं। अच्छा, तो क्या किया जाए। अच्छा, मैट्रिक्स का, दो मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट है ना, वो अगले लेक्चर में बेटा हम डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाने के बाद बच्चा देखना नहीं चाहता है ना, इसलिए आज हम इतना ही रहने देते हैं। एक बार फिर से रिमार्क कर देते हैं इसी चीज को, क्या कहते हैं, अब फिर से हम इसी चीज को दोहरा देते हैं। कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है क्या, जिसका ऑर्डर m बाय n है, दूसरा मैट्रिक्स कोई बी है, उसका ऑर्डर p बाय q है। तो यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि जब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालेंगे दोनों का क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम ही होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर तभी सेम होगा, मतलब क्या बोलते हैं, नहीं, प्रोडक्ट तब भी डिफाइंड हो जाएगा जब जब ऑर्डर क्या रहेगा, दोनों का डिफरेंट रहेगा। नहीं, डिफरेंट ऑर्डर का जब दोनों रहेगा तब भी प्रोडक्ट डिफाइंड होगा, बट सम एंड डिफरेंस मतलब वही जोड़ और घटाव मैट्रिसेस का तभी डिफाइंड होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। बात आ रही है समझ में, यहां मेरे को प्रोडक्ट निकालना है। कभी कभी आपको है ना क्वेश्चन में और भी पूछ सकता है, बताओ n का वैल्यू जब दोनों का सम डिफाइंड है, फिर आप वहां कैसे निकालोगे, है ना, वो हम अगले दिन कर लेंगे। नहीं, जब कहेगा ये दोनों मैट्रिक्सेस का सम क्या है, इक्वल है, देन फाइंड n। जैसे इसमें ही रहता कि ये दोनों मैट्रिसेस का क्या है, सम इक्वल है, बट यहाँ पर हम कुछ और ऑर्डर इसका बदल देते, इसका ऑर्डर बदल देते, पक्का ऑर्डर इसका बदल देते, ठीक है क्या, नहीं, इसका ऑर्डर हम चेंज कर देते। तब आपसे पूछते ये दोनों का यदि सम क्या है, सम और डिफरेंस क्या है, डिफाइंड है, देन n बताओ, n के किस वैल्यू के लिए, या मान लो p के किस वैल्यू के लिए ये क्या होगा, दोनों का सम, p और q के किस वैल्यू के लिए क्या होगा, दोनों का सम और डिफरेंस डिफाइंड होगा। जब p m हो जाएगा और n क्या हो जाएगा, q हो जाएगा, तब क्या होगा, दोनों का सम डिफाइंड होगा। बट प्रोडक्ट के लिए ऐसा कुछ नहीं है, प्रोडक्ट के लिए बस एक चीज ध्यान देना है कि मैट्रिक्स ए में जितना रो कॉलम्स है उतना ही क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स बी में रोज होना चाहिए। सिमिलरली वही बी ए को डिफाइन होने के लिए मैट्रिक्स बी में जितना कॉलम्स है ना, उतना ही मैट्रिक्स ए में क्या होना चाहिए, रोज होना चाहिए। देन क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ बी इज डिफाइंड। क्लियर है क्या, वही उसी के ऊपर क्वेश्चन यहाँ दे दिए हैं। ए और बी टू मैट्रिसेस है, इस प्रकार से कि ए का ऑर्डर दे रखा है 4/3n+1 और दूसरे मैट्रिक्स बी का ऑर्डर दे रखा है 10 × 5 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड, देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन ए बी इज डिफाइंड। ठीक है, एन के किस मान के लिए ए बी डिफाइंड होगा, ए बी एन के n इज इक्वल टू 3 पर डिफाइंड होगा। ठीक है, चलो आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस के ऊपर बात करते हुए आएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।